बाबू खींचो जरा उसको, क्यों चलाता है? आने से पहले खींच दिया करो। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट किए थे मेन वर्ब, याद आ रहा है? मेन वर्ब स्टार्ट किए थे और मेन वर्ब में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। बोलो, किसी बच्चे को ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में समस्या है? नहीं है। किसी बच्चे को रेगुलर इरेगुलर समस्या है? नहीं है। तो काफी तेजी से हम लोग आगे सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब रेगुलर वाला क्या लिस्ट दूंगा? पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है, पूरा डिक्शनरी मार्केट से खरीद लेना। सेकंड थर्ड तो अलग अलग होगा, उसमें पूरा आपके पास टेंस का किताब मिला होगा, उसमें पूरा लिस्ट होगा। और क्यों किताब में नहीं दिखी रहा तुमको? चलो वापस आ जाओ, क्लास स्टार्ट करो। पहले वो कैब से स्टार्ट हुआ क्लास, देखिए वो कैब N33, आज N32 पूछना है। तो क्या बात, कल ही टास्क दिया था। तो N33 का पहला वर्ड है इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना। इंटीग्रेशन मतलब एकीकृत कर देना। तो इंटीग्रेशन क्या कर लो, इंट्रीनेशन। नेशन में जब एंट्री करते हैं तो क्या होता है? एकीकृत होता है, एकीकृत करना। इंटीग्रेशन, इंट्रीनेशन, एकीकृत करना। पॉन, पॉन का मतलब होता है गिरवी रखना। पॉन का मतलब गिरवी रखना। पॉन, गिरवी का मतलब होता है किसी चीज को किसी के अंदर बॉन्ड करना, आराम से करना, ठीक है। तो पॉन का मतलब गिरवी रखना, तो सामान किसी क्या रख देना को पॉन कहते हैं। तो पॉन को याद कैसे करें? पॉन को याद करो, पान। पान खाते हैं लोग, पान खाना भी एक नशा होता है। हाँ, तो पान खाने में लोग अपने घर तक गिरवी रख देते हैं। दारू पीने वाले दो लोग, दारू पीला क्या करता है? धीरे धीरे अपना सामान बेचा, जो ससुराल से घड़ी मिली थी उसको बेचा, फिर धीरे धीरे पत्नी का सामान बेचा। पत्नी को बेच देता है। माँ बाप देखा नहीं तुम लोग? माँ बाप देखा नहीं है? तो नशा भी एक जुआ ही टाइप का होता है, जिसको लत लगी होती है वो हार तक लग जाता है, लाइफ को भी रास में हार जाता है। तो इसी को कहते हैं पॉन। पॉन का मतलब होता है गिरवी रखना। तो पान खाने के चक्कर में क्या किया लोगों ने? गिरवी रख दिया। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिएंट। प्रेसिएंट का मतलब होता है भविष्य या ज्ञानी। प्रेसिएंट मतलब भविष्य ज्ञानी। प्रेसिएंट को याद कर लो, प्री संत। संत लोग भविष्य वक्ता होते हैं। प्रेसिएंट, प्री संत। जो संत लोग होते हैं, पूरा संत जो क्या करते हैं? भविष्य वक्ता होते हैं, परसेप्टिव होते हैं। ब्रिशल कहते हैं गुस्से से भर जाना। ब्रिशल, गुस्सा आ जाना, गुस्से से भर जाना, ब्रिशल कहलाता है। ब्रिशल को याद कर लो, ब्रश। ब्रश कर लो, गुस्सा न कर लो। कभी सुबह सुबह लोग गुस्सा कर देते हैं, तो क्या करते हैं? पहले ब्रश कर लो, कुछ खा पी लो, गुस्सा मत करो, ठीक है। तो ब्रिशल मतलब गुस्से से भर जाना। नेक्स्ट वर्ड है रफल्ड। रफल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त। रफल्ड मतलब अस्त व्यस्त होना। रफल्ड हो गया, झालरदार हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो रफल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, झालरदार। रफल, सारा काम रफ हो रहा है, रफ कर रहे हो, यानी कि रफल्ड है। सप्लीकेंट का मतलब होता है निवेदक। सप्लीकेंट, निवेदक। सप्लीकेंट, सारे एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट कहते हैं उसको जो फॉर्म भरता है। जैसे आप एसएससी एग्जाम दे दो, फॉर्म भरोगे तो आपके होते हैं एप्लीकेंट होते हैं। तो सप्लीकेंट, एप्लीकेंट। तो सारे एप्लीकेंट क्या होते हैं? निवेदक होते हैं, निवेदन कर। फंसाना, चारा डालना, आकर्षित करना। बेट, बेट, लोग बात करके फंसाने का प्रयास करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो बेट, बात, बात कर क्या करते हैं? पटा लेते हैं, फंसा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेशन। जुबिलेशन कहते हैं उल्लास को। उल्लास को जुबिलेशन कहते हैं। जुबिलेशन, उल्लास, हर्षित, हंसी खुशी। जुबिलेशन को याद कर लो, जब रिलेशन, जब रिलेशन अच्छा होता है तो मन में उल्लास और हर्षित होता ही रहता है। नेक्स्ट वर्ड है इंकर। इंकर का मतलब उत्तरदायी होना, अपने ऊपर लेना। इंकर, जो केजरीवाल पे इंक डला था तो उसका जिम्मेदारी खुद केजरीवाल ही था। तो इंकर, इंक कर, अपने ऊपर इंक ले लिया, जिम्मेदारी खुद लिया। बुक का मतलब बर्दाश्त करना, सहना या झेलना। बुक याद कर लो, बुक। इस किताब को झेलना बहुत मुश्किल होगा। तो बुक, झेलना, बर्दाश्त करना। बुक, सहना, झेलना, ठीक है। चलो मेरे साथ बोलो, इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन, एकीकरण, इंटीग्रेशन, एकीकरण, पान, गिरवी रखना, पान, पान खाने के चक्कर में गिरवी रखना, प्रेसिडेंट, भविष्य ज्ञानी, प्रेसिडेंट, भविष्य वक्ता, ब्रिशल, गुस्से से भरना, ब्रिशल, गुस्से से भर जाना, रफल्ड, अस्त व्यस्त, रफल्ड, रफ काम, अस्त व्यस्त, रफल्ड, अस्त व्यस्त, सप्लिकेंट, निवेदक, सप्लिकेंट, निवेदक, बेट, बेट, फंसाना, बेट, चारा डालना, बेट, फंसाना, जुबिलेशन, उल्लास, जुबिलेशन, हर्षित, जुबिलेशन, उल्लास, इनकर, इनकर, उत्तरदायी होना, इनकर, उत्तरदायी होना, ब्रुक, बर्दाश्त करना, ब्रुक, बर्दाश्त करना, ब्रुक, झेलना। बहुत सुंदर, ठीक है। यहाँ तक आपकी तैयारी है, अच्छी चल रही है। आगे हम लोग बहुत की तैयारी करेंगे। जो किताब लाइए, N1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, बहुत बढ़िया, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने वाला बैच। टॉक टर्की, बोलो, बोलते हैं तो कहते हैं कि फालतू का वोकैब पूछते रहते हैं, अननेसेसरी काम करते रहते हैं। तो वो कैसे खड़ा झूम रहा था, वो याद कर रहा होगा, जब उसका नंबर भी आया, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है करीब 6 महीने तक वो कैब किसी बैच से पूछा नहीं गया। मुझे लगा कि लड़का मर जाएगा तो क्या मैं पूछूं, नौकरी अपने बल पे ले लेगा, पड़ेगा तो कम से कम। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके 2-4 बच्चों के साथ पूछना शुरू किया। पहले मैं पूरा लाइन से पूछता था, अब एक एक करके कभी मैं पूछता ही नहीं। उसके बाद क्या पता कम से कम गिर जाए तो क्या हो जाएगा। अब सब 3-4 रहेगा तो संभाल लेगा, आप इसमें है कि नहीं, ये सब तो घटना है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना, अगर किसी को ऐसा चक्कर वगैरह आए तो घबरा नहीं, बैठे रहना, बोला सर मामला कुछ गंभीर है, नहीं पूछूंगा तुमसे। चलिए बापू सही। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, 2 तरह का वर्ब होता है और काफी इंटरेस्टिंग भी पढ़ा था आपने, रटने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आ गया था सबको? चलिए, हाँ एग्जाम्पल नहीं हुआ था, एग्जाम्पल कीजिए। She eats an apple। अब आपको पता है यहाँ पे शी क्या है बेटा, इट्स क्या है, एप्पल क्या है, शी क्या है, हार्ट्स क्या है, मी क्या है, डे क्या है, ब्रेक ऑल द प्लेट्स, ही किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट। टाइगर को मारा तो क्या हो गया, ही क्या है, लाफ्स क्या है, एट नाइट क्या है ना। चलिए, तो ये था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो कल हमने इसको डिस्कस किया था पूरा और आप समझ गए होंगे इसको। सबको लिखने दो। लीजिए एग्जाम्पल और है, सी गोज टू रांची,
तो यहां पे देखा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। LAU गलती है ना, दैट इज वाई लास्ट का स्पेलिंग ठीक करो। उत्तर सही है। अगला वर्ड है फोनाइट और इनफाइनाइट का। ए वर्ड यहां समझ में नहीं आएगा, इसको हमको पीछे करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, कहीं कोई समझ में नहीं आता ना। फोनाइट इनफाइनाइट, यही मेन क्लास है आपका, क्योंकि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर तो चुटकियों में सोल्व हो गया, एक क्लास में पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। आज का क्लास है फोनाइट और, इसको बड़े बारीकी समझिए। अगर इसको समझ लिया तो इंग्लिश समझ लिया। इतना कठिन पार्ट है, लेकिन आपके लिए इसे हलवा बना दूंगा मैं। सबसे जानते हैं, जो चीज कठिन लगे, जो चीज टफ लगे, उसके ओरिजिन पे जाइए, इसका जड़ क्या है, राइट। तो फोनाइट और इनफाइनाइट को पहले मीनिंग को समझते क्या होता है। फोनाइट का मतलब होता है निश्चित, और इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित। फोनाइट का मतलब निश्चित और इनफाइनाइट अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित से क्या मतलब है, वो उसमें और जगह जाते थोड़ा सा। तो कोई भी चीज निश्चित होता है वो शासित होता है, और जो शासित होता है वो शोषित होता है। अब ये बात समझ में नहीं आएगा, ये तो समझ में आ गया कि हिंदी इसका निश्चित होता है। शासित और शोषित क्या हो गया सर, तो हमने इसको एक दूसरे से इंटरप्रेट किया और जोड़ने का प्रयास किया कि निश्चित क्या होता है, निश्चित क्या होता है, शासित क्या होता है, शोषित क्या होता है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। अंग्रेज इंडिया में आए थे शासन करने या व्यापार करने, व्यापार कर, शासन करने कोई कहीं जाता, क्या करता है, व्यापार, ठीक है। और अंग्रेज अंतिम क्षण व्यापारी कर रहा था, वो व्यापार किया और आपने उसको ऑटोमेटिक शासन करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। अब इस वर्ड को थोड़ा समझिए क्या होता है। अब मोदी शासन कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारे घर पे डंडा ले खड़े हुए हैं, नहीं ना। तो शासन का मतलब क्या समझते हो तुम, शासन का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, उसी को शासन कहते हैं। कानून जो नियमों से चला जाता है, और प्लस जो तुम उसको लगान भरते हो, टैक्स भरते हो, इसका मतलब तुम शासित हो, तुम पर किसी न किसी का शासन है। बस मैं सुना, प्रत्यक्ष या तुम मैगी खाओगे, तुम चिप्स खाओगे, तो बिस्किट खाओगे, तो उस पर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। तो मैं नहीं कह सकते कि 25 पैसा सरकार को जाता है, मैं इतना ही दूंगा, 25 पैसा कम दूंगा, नहीं दे सकते, दुकानदार आपको नहीं देगा, क्योंकि सबका चेन जुड़ा हुआ है। यानी कि अंग्रेज जब इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने एक निश्चित व्यापार किया। समझा गौर से, बाबू तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं। ओ हाँ लड़का जी, तुम्हें नहीं समझ मारा, इसमें बारीकी से। तो पहले उसने क्या किया, निश्चित प्लेस किया कि मुझे शासन करना है। निश्चित कैसे होता समझो उसको गौर से। अब क्या होता है कि फोनाइट का मतलब निश्चित, इनफाइनाइट अनिश्चित। अब यहां समझिए कि जैसे एक लाइन समझना, फिर यहां पे वापस आता हूं कि निश्चित का मतलब हम लोग पढ़े क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब। अब हम इसी वर्ब की बात तो कर रहे हैं ना, यही वर्ब होगा रेगुलर, यही होगा ट्रांजिटिव, यही होगा फोनाइट, और यही होगा, यानी नेचर के हिसाब से चेंज होगा। यानी हम कहना चाहते हैं कि वह वर्ब जो निश्चित हो, वह वर्ब जो निश्चित हो, यानी वैसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फोनाइट, और जिस पर शासन ना हो इनफाइनाइट। तो शासन का मतलब क्या, निश्चित। अब इसको समझिए गौर से,
तो अब निश्चित प्लेस किया। तो अब क्या हुआ कि मान लो कि पूरे मुखर्जी नगर में एक ही शॉप होता जहां दूध, चावल, रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलता, और कोई दुकान यहां होता ही नहीं, तो 5 किलोमीटर से कस्टमर आते इसके पास और सामान खरीदते। मान लो एक मिल्क का पैकेट, दूध का पैकेट 10 रुपए मिलता था, दुकानदार ने आज मूड हुआ कि उसने 30 रुपया कर दिया। कितना कर दिया? कर दिया, लिखा हुआ 10 ही कर दिया 30। अब इस समाज में 3 तरह के लोग पैदा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे। 3 ग्रुप में लोग बच जाएगा। पहला ग्रुप होगा जिसके पास पैसा होगा, वो थोड़ा सा मन में आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, लेकिन उसको दूध की लत पड़ चुकी है, घर बच्चे रो रहे हैं, पैसा है उसके पास, तो 30 टका दे करके दूध खरीद के चला जाए। थोड़ा बोलेगा कि यार कल तो 10 था और नहीं 30 हो गया, अच्छा ठीक है तो दे दो। दूसरा होगा उसके मन में गुस्सा होगा, लेकिन दुकानदार से दोस्ती करना चाहेगा कि भाई देख अगले 5 किलोमीटर जाता नहीं, तुम्हारे यहाँ आता हूं, लोगों को कस्टमर लाता हूं, यार मेरे तो कर दे। तो दुकानदार कहा कि चलो कोई नहीं, तुम 25 दे देना। मुड़ा उसको भी, लूटा उसको भी, 5 रुपया कम लूटा। हाँ 10 का ही लेगा 25 उससे, लेकिन ये इसके लिए काम करेगा कि हमको 5 रुपया छोड़ा, मतलब मेरा आदमी है वो, और उसके सेना में बहाली हो जाएगा। उसे लेना शुरू कर दिया। वही हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। वही हिंदुस्तान के लोगों ने किया था मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ। यहीं के लोग उसके सेना में शामिल होकर यहीं के लोगों को मारना शुरू किया था। यही पॉलिसी अपनाया गया था विदेशी आक्रमणकारियों के साथ, यही अपनाया गया था अंग्रेजों के साथ। क्लियर हुआ? तीसरे ग्रुप के लोग हो जाएंगे जो सीधा भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। वो दुकानदार को लूट लेंगे कि चोर है, 10 का माल 30 में बेच रहा है, तो क्या करेंगे? भगत सिंह ये लूट लेंगे कि नहीं ये चोर है, तब 10 का माल 30 में बेच रहा है, ये टैक्स नहीं देगा। बस समझ बात को? अब वापिस आ जाइए। तो 3 तरह लोग पैदा हो गए नहीं समझ में। अब सुनिए, अब ये विद्रोह यहाँ जो हुआ तो ये हमेशा सख्ते में आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस मुद्दे को वापिस समझाते हैं, आपको समझाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और लीजिए कि मान लेते हैं दिल्ली है, दिल्ली, राइट। दिल्ली में हालांकि मुगल वंश की स्थापना आगरा में हुई थी। कहां हुई थी जी? लेकिन मान लेते हैं दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, राइट। अब दिल्ली के आसपास का टेरिटरी है, आसपास का इलाका है, राइट। दिल्ली में मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य हुआ जो अपने आप को ज्यादा बढ़ाने में कुशल हुआ। और अकबर जब आया था तो 1556 में, तो उसने कोशिश किया था अपने साम्राज्य को एक अखंड साम्राज्य बनाने का प्रयास किया था। तो इस तरह से साम्राज्य को बढ़ाया। तो दिल्ली के आसपास का एरिया है, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये दक्कन है, राइट। तो आपने अक्सर युद्ध सुना होगा, बिहार का युद्ध, दक्कन का युद्ध, बंगाल का युद्ध सुना होगा अक्सर। कभी सुना है दिल्ली का युद्ध? नहीं सुना होगा। क्यों? अब समझिए गौर से। ये बिहार है। तो 1529 में शेरशाह बाबर के यहाँ आया था और उसके यहाँ तोप चलाने का काम किया था। क्या चलाने का? तोप। और तोपची बन गया था। और 1529 में कुछ समय में वो बिहार का सूबेदार बन के चला गया था सासाराम, शेरशाह। और वहां जब पहुंचा तो पता चला कि बाबर 1530 में निकल लिया है, मतलब मर गया। बाबर क्या हुआ? तुम बोलता तो ज्ञान कम है, बोलता ज्यादा है। अभी हुमायूं कहां से आ गया? हुमायूं तो तब ना पैदा, 1530 पैदा होगा जी, अभी कहां से पैदा हो गया वो? तो 1530 में बाबर क्या हुआ? निकल लिया। उसके बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं एक नंबर का शराब, कबाब, सुरा, सुंदरी में डूबा हुआ इंसान था। कौन? हुमायूं। हुमायूं जो था वो किसी काम का इंसान नहीं था। ये बात किसको पता था? शेरशाह को। तो हुमायूं ने कहा कि मैं तुम पर आक्रमण करूंगा, नहीं तो मेरी सत्ता स्वीकार करो। किसको? शेरशाह को। ये मैं सुना, मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, बात ही से लाऊं अंग्रेजी पे। तो शेरशाह सूरी जो है आक्रमण नहीं किया, इसने कहा कि मेरी सत्ता स्वीकार करो। ये बोला कि नहीं मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो सारे राज्य हो गए थे स्वतंत्र, लेकिन हुमायूं नल्ला। लेकिन 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गया। तो 1500 अंत में 38-39 में ये आक्रमण करने का प्रयास किया। कौन? हुमायूं ने। किस पर? शेरशाह पर। तो शेरशाह इधर से आकर के इसको थप्पड़ लप्पड़ पीट पाट के देश से भगा दिया। और 1540 में सूर्य वंश की स्थापना कर दिया आगरा में। सूर्य वंश की
ठीक है। स्थापना जब सूर्यवंश का हो गया तो सूर्यवंश की स्थापना के बाद आराम से शासन हो गया। इतना अयास किस्म का आदमी था हुमायूं कि 40 में भागा है, उसको राज्य का चिंता नहीं है। 1542 में अकबर को जन्म दे दिया दूसरी महिला शादी करके। 1542 में अकबर का जन्म हो चुका था, इसका मतलब कि शादी किया होगा 41 में ही। जिसका राज्य खो जाएगा उसको दिमाग काम करके शादी विवाह का। 100-200 महिलाएं तो पहले से थी उसके पास, लेकिन फिर से एक नया महिला शादी करके अकबर को पैदा कर दिया 42 में। खैर अच्छा बेटा निकल गया। तो अब क्या स्थिति हुआ कि 1556 में उसका जो, हालांकि पहले के लोग जो राजा बन जाते थे एक बार, तो उसका जो जितने भी उसके रक्षक होते थे वो भगवान मानते थे राजा को, कि राजा भगवान होता है। खैर नहीं, तो उसके जो रक्षक थे 1556 में फिर से एक बार होता क्या, किसी किसी वंश में एक ही राजा होता है जो अच्छा काम का होता है। ये शेरशाह एक ही था। बाकी उसके 1545 में क्या होता है कि शेरशाह मर जाता है ना, किसी वजह से मर जाता है, और उसके जितने नीचे वाले होते हैं वो सब हो जाते हैं फिर से अय्यास किस्म का, किसी काम का नहीं रहते हैं। और 1556 में पूरी तरह से सूर्यवंश की समाप्ति हो जाती है। यानी 1556 से लेकर के 1540 से लेकर के 1555-56 तक सूर्यवंश रहता है 15 साल। बाकी क्या होगा, फिर से मुगल वंश आ जाता है। खैर नहीं, अब स्थिति क्या हुआ सूक्ष्म जी। बस कहने का मतलब क्या था, ये दिल्ली 1556 के बाद जब एक बार मुगल वंश आया तो दिल्ली के आसपास के जितने भी आपस में सूबेदार हुए उन्होंने कभी विद्रोह करने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं? इसलिए कि वो नजदीक था। क्या था? नजदीक था। ये पता चलता तो 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता वहां, पीट पाट के शांत रहो। लेकिन हमेशा दक्कन का विद्रोह क्यों हुआ? ये पहाड़ी इलाका है, यहां से विद्रोह करने जाने में महीना टाइम लगेगा, तब तक हो जाएगा, पहाड़ी में छुप जाएगा, मारकर करेगा। बिहार जाने में 6 महीने लगेगा। पहले मान लो दिल्ली से कोई सैनिक जा रहा है पूरा हाथी के साथ, घोड़े के साथ, पैदल के साथ, पहले ट्रेन थोड़ा था, पैदल जाना है। अब पैदल बिहार पहुंचेगा, आप खुद सोचो इतनी धूप में आप 10 मीटर चलते हो तो पसीने पसीने थक जाते हो, और उस समय 10 किलो का भाला लेके, गड़ासा लेके, चाकू लेके अब जाएगा। न पीने का आरो पानी, कौन पानी? वही पानी कुत्ता पी रहा है नली वाला, वही पानी आदमी पीता होगा, पोखर वाला वही पीता होगा जी। तो गंदगी आज है तो गंदगी कल भी तो रही हुई कुछ कुछ, तो वो जा रहा है वही पानी, खाने कहाँ, भूख कहाँ। अभी भी आप दिल्ली में कहीं एग्जाम में जाओ, अब वो खाने की किल्लत मिलती होगी। आज के डेट में बढ़िया खाना मिलता, कहीं नहीं मिलता होगा। तो उस जमाने में कहीं दुकान होता होगा तो क्या खाता होगा सोचो। तो यहां से चलता होगा 4000, पहुंचा होगा 3000, 1000 रास्ते में, और लौटा होगा 2000। तो जो वहां घर पे है वो तो और स्ट्रॉन्ग होगा। कल्पना करो ना, जीएस तो पढ़ना आसान चीज है, उसमें इंटरेस्ट हो ना पढ़ने में। तो अब सोचो यहां से गया तो दूसरे लोग विद्रोह क्यों करते थे? कि पता था कि यहां से चलेगा तो मैं मजबूत पहले से रहा हूं, ये आएगा तो मैं उसको कूट दूंगा। अगर इस संख्या में ज्यादा होगा तो अलग बात होगा। मसनावत को अब सोचो, तो नजदीक विद्रोह इसलिए नहीं हुआ कि नजदीक पे शासन आराम से किया जा सकता है, और दूर पे शासन तंत्र क्या होता है? कमजोर होता है। ये बात मैं 1 सेकंड में समझा सकता था, लेकिन इतना बड़ा इसलिए समझाया कि ताकि समझ बेहतर आए। एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप दिल्ली में आए हो, मान लो आप 2 भाई हो, एक भाई आपके घर में है और आप आ गए करके दिल्ली। आप जब दिल्ली में आ गए तो पिताजी ने रात में 11 बजे फोन किया, रात में 11 बजे फोन किया, और आप थे 9 से 12 सिनेमा हॉल में। अब 11 बजे ठीक बहुत बढ़िया सीन आया हुआ था, हॉल में बढ़िया सीन आया हुआ था, और आप वो सीन देख रहे थे। पापा कॉल बज गया, फोन चाप के, हो कहां से बुढ़ा आ गया, फोन चाप के निकले बाहर। हाँ पापा, क्या कर रहा है बेटा? ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूं, जीडी चल रहा है, रखिए सब छूट रहा है जीडी। बाप समझिया कि बेटा पढ़ रहा है, ठीक बेटा पढ़ाई करो, जाओ। आप फोन चाहो फट से आते हैं, फिर से लग जाते हैं। क्यों ऐसा किया आपने? क्योंकि वो पता है डिस्टेंस है, शासन क्या है? ढीला है। और आपका जो भाई है, ये बाप सुबह उठता होगा तो 2 तमेचा, रात को लेट से आया तो 2 झाप, उठते सोते और दिन भर में कितनी बार निकलता होगा रामायण महाभारत। तो बच्चा तड़पता होगा कब मैं भी दिल्ली जाऊं,
समझता है इस बात को? यानी कि हमेशा पिट रहा है, बात सुने या न सुने उसको बात सुनना है, कुछ करे चाहे न करे बात सुनना है। खाते हुए 2 बार, उठते हुए 2 बार, है कि नहीं? ये सत्य घटना है कि नहीं है? तो ये घटना सत्य है, तो इस घटना पे आप चलते हो, तो ना कैसे मानोगे? मैं भी होली में गया था, 4 बार सुन के आया हूं, ना होने के सवाल नहीं। गार्जियन का नाम ही है डांट, तो डांट देंगे ही देंगे चाहे कुछ भी रहो, और नहीं डांटे हैं तो आप सही पुत्र हो ही नहीं सर। चलो अभी जाओ। अब कुल मिला के बात एक हुआ, दो सब्जेक्ट है जी, वर्ब है जी, डॉट 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 वर्ब है, मान लो कल्पना करो। तो सब्जेक्ट के नजदीक यही है कि नहीं है? तो सब्जेक्ट के नजदीक जो भी वर्ब होगा उस पर शासन होगा कि नहीं होगा? होगा, तय बात है। ये विद्रोह कभी करेगा, और ये दूर है कि नहीं है, तो ये विद्रोह कर सकता है। यानी कि दुनिया का कोई भी वर्ब अगर सब्जेक्ट के सबसे नजदीक होगा वो निश्चित रूप से फाइनाइट होगा, निश्चित होगा। यानी सब्जेक्ट हमेशा निश्चित को लेगा, शासन होगा इस पर। यानी वैसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो उसे क्या कहेंगे, और जिस पर शासन ना हो क्या होगा? इनफाइनाइट वर्ब। ये बात समझ आया? यानी कि फाइनाइट रटने की जरूरत है। दुनिया का कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट के नजदीक हो उसे क्या कहेंगे, और जो दूर हो उसे क्या कहेंगे। इसलिए फाइनाइट का कोई लिस्ट नहीं हो सकता। यानी आप याद करोगे फाइनाइट है, किताब में कहीं लिखा मिल जाए फाइनाइट वर्ब का लिस्ट है, तो तुम पागलों की तरह क्यों याद कर रहे हो? ना, क्योंकि डिक्शनरी का कोई वर्ब फाइनाइट हो सकता है जो सब्जेक्ट के पास होगा। अब कोई कह दे कि गो फाइनाइट है और कम इनफाइनाइट है, उस बाबत से पूछो कि अरे सब्जेक्ट के बाद लगा दो, अरे राम लिख दिया तो राम गोज लिखो, राम कम्स लिखो, दोनों फाइनाइट हो गया। एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? तो दुनिया का कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट के नजदीक हो, पास, उसे क्या कहेंगे हम, और जो दूर हो उसे क्या कहेंगे। यहां तो बात समझ आ गया। तो अब आप पढ़ना शुरू करिए। ये कहानी इसलिए समझाया गया था इतना तरीके से, इतना टाइम से लिया, जीए से भी इंटरेस्ट पैदा करवा दिया आपको। पढ़ लिखिए, लिखिए ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और इसलिए ना जिस पर शासन ना हो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिस पर शासन न हो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, लॉलीपॉप है, 1 सेकंड का काम था। ऐसा कोई वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और जिस पर शासन ना हो वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। आजीवन आपको याद रहे इसलिए इतना कहानी सुनाया, क्योंकि हर बच्चा इसको रटता है, सीखता नहीं है। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और जिस पर शासन ना हो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो शासन होने का मतलब है कि सब्जेक्ट के पास जो भी होगा फाइनाइट होगा, जो दूर होगा वो इनफाइनाइट होगा। ये 2 बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये बात अभी सिर्फ ऊपर में रूल 1 में लिखना दी। तो हमने कहा ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट, जिस पर शासन ना हो वो इनफाइनाइट। ये समझ आ गया। हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ये वर्ब 100% फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात कोई व्यक्ति पूछे तो इसे प्रूफ कैसे करोगे? ये तो नहीं कि तुम्हें सुनाओगे कहानी एप्पल की, है ना, ये तो हमने तुम्हें याद करवाने के लिए कहा था, लेकिन ऑथेंटिक कोई नियम तो है नहीं कैसा होता है। ये हमने सिखाया जानबूझ के ताकि तुम्हें याद रहा जीवन, भूलो नहीं। इसका नियम, ग्रामेटिकल नियम ये कहता है कि यदि
किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने से वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो जाए तो फाइनाइट, और परिवर्तन ना हो तो इनफाइनाइट। जैसे है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, हम इसका नंबर पर्सन चेंज कर देंगे। अगर ये बदल गया तो फाइनाइट, ना बदला तो क्लियर हो, लिख लो पहला, है ना। लेकिन जो तुमको याद करवा दे याद उसको रखना, ये सब नियम कानून बस पढ़ाने के लिए है। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और परिवर्तन ना हो तो उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। करेंगे आगे कि चेंज होता है कि नहीं होता है, सब चेंज दिखाएंगे आपको, लेकिन जो नियम दिया उसको फॉलो करना, जो भी पास होगा बदलेगा ही बदलेगा। ये हुआ पॉइंट में 2 कहता है कि भाई इससे पता ना चल पाए तो क्या करोगे, तो कह रहा है यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से, मान लो प्रेजेंट का है तो पास्ट कर दिया, तो टेंस बदलने से वर्ब के फॉर्म परिवर्तन हो जाए तो ना हो तो सिंपल सी वाली फिर उसको, हाँ लिखा तो है नीचे देखो, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और यदि ऐसा करने से वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना है, अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना है। इसके तहत आप फाइनाइट और इनफाइनाइट को पहचानेंगे, सिर्फ सोचो, सिर्फ पहचानना बहुत जरूरी है इसको। एग्जाम्पल नहीं लिखना है अभी, ठीक है। चलिए बीच में लिख रहा हूं तो अभी बीच में लिखना, ऊपर जगह छोड़ना नीचे जगह छोड़ना। एग्जाम्पल दिया हमने, ही गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल है। अब यहां पे देखिए 2 वर्ब है, एक है बाय और एक है, ये दोनों वर्ब है कि नहीं है। अब आपको पता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम चेक करेंगे कि वाकई है कि नहीं। चेक करते हैं, देखते हैं। तो पहला रूल क्या कहा है, नजदीक वाला छोड़ दो, वो तो मैं आप व्यवहारिक ज्ञान था। जो ग्रामर या जो किताब कहता है उसको साथ चेक करते हैं। देखो वो तो मैंने सिखाया इसलिए कि तुम समझ लो, किताब समझ तो हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर चलना हो तो तुम कैसे चलोगे, राइट। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट का नंबर पर्सन, तो सब्जेक्ट कौन है, तो ही को हमें चेंज किया,
क्या किया, क्या चेंज किया, नंबर और पर्सन। तो ही कौन सा पर्सन का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। या तो चेंज कर सकते हो सेकेंड पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन। तो तुम जो कहो चेंज कर देता हूं, या तो यू कर दो या तो आई कर दो, नहीं कर सकते हो जी, वी कर दो, नहीं कर सकते हो। तो नंबर पर्सन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब बोलो गोज ऊपर जाएगा तो आई यू के साथ गोज हुआ कि गो होगा। बोलो हलचल हुआ कि नहीं हुआ, तो हलचल हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू बाय सम। अब देखो यहां पे बाय में कुछ चेंज हुआ, इसका मतलब ये होगा इनफाइनाइट वर्ब। यानी पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नंबर पर्सन चेंज करने से जो वर्ब बदल जाए वो फाइनाइट, जो ना बदले वो। तो यहां तक बात समझ आ गया। रूल नंबर 3 कहा कि उसको चेंज करिए, टेंस को बदल दीजिए, टेंस को ही। तो बोलिए प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, पास्ट कर दिया तो ही। बोलिए गोस का वेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सा है, फाइनाइट हो गया। तो ही वेंट टू बाय सम बुक्स, इसका मतलब इसका नाम होगा इन। हाँ अब तो आप लोग वहां पे एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ था, एक और जो दूर होगा सब इनफाइनाइट हो। बच्चे हैं, सबको साउंड क्लियर क्लियर है ना आवाज, ठीक है। तेज आगे बढ़ते हैं। देखो जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो काफी तेज है, बढ़ रहा है सर आगे बढ़ाइए अब तेजी से, हो गया तक। अब यहाँ पे 2-3 बातें खुल करके आ रही हैं। पहली बात खुल के आ रहा है कि एक सेंटेंस, सुनिए गौर से जो स्टेटमेंट दूंगा, एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब नहीं आ सकता। यानी एक सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब को ही हम मेन वर्ब कहते हैं। डिक्शनरी के सारे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब यानी 2 मेन वर्ब, यानी कि वर्ब एक ही हो सकता है और इसमें वर्ब एक ही है, सिर्फ यही वर्ब है। तो फिर सर ये क्या है, वर्ब नहीं है। तो ध्यान देना, एक राजा के 2 बेटा, एक ओसामा एक ओबामा। एक ओसामा, ओबामा अच्छा बेटा जो राष्ट्रपति बन गया, एक ओसामा बुरा बेटा जो आतंकवादी बन गया। तो राजा ने कहा कि मेरा बेटा है ही नहीं। यानी आतंकवादी को लोग बेटा होते हुए बेटा नहीं मानते हैं। जैसे अफजल था, मारा गया था, उसकी मदद से पूछा गया था, बोला मेरा बेटा है ही नहीं। बोला क्यों, बोला जब आतंकवादी बन गया तो मेरा बेटा है ही नहीं, मेरे संपर्क नहीं रहा, हमसे हटा दिया। खैर वापिस आ जाओ। कहने का सेंस ये मेरा है कि जो बाय में टू लगा है ना, इसलिए वर्ब नहीं हुआ। वर्ब, अगर वो वर्ब होता तो सब्जेक्ट की बात मानता। दुनिया का कोई भी वर्ब होगा तो सब्जेक्ट की बात मानेगा, जैसा कहेगा सब्जेक्ट वैसा वो चलेगा। अगर वो बात नहीं मान रहा इसका मतलब वो वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो क्या हो सकता है, तो वर्ब नहीं है तो वो नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो उसका एक नामकरण करना पड़ेगा, एक नामकरण करना पड़ेगा कि किस नाम से जाना जाएगा वो। क्लियर? इसका मतलब कि वर्ब 2 तरह का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और, तो दुनिया के सारे वर्ब होते क्या हैं, फाइनाइट। यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल था नंबर 2 से निकला पहला और 2 से निकला 3। ये नंबर, इसका नंबरिंग ऐसे करना था, एक नंबर इसको ऐसे करना था, इसको ऐसे करना था। क्लियर? खैर लिख लिया आप लोगों ने। अब बोलो दुनिया के सारे वर्ब क्या होते हैं, दुनिया के सारे वर्ब, दुनिया मतलब जो भी वर्ब तुम ले लो सब उसी बाय को उठा दो और डाल दो शरीर के पास, हो गया फाइनाइट। ऐसा मत सोचना कि बाय हो गया इनफाइनाइट, वही बाय हो जाएगा फाइनाइट कब, जब आ जाएगा शरीर के पास। तो दुनिया का सारा वर्ब बोलो फाइनाइट है कि नहीं, अब कस लाइफ में, यानी कि फाइनाइट जब दुनिया का सारा वर्ब है तो क्या पढ़ाऊं फिर उसको,
तो लिखो यहां पे, इसलिए इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लिखो, लिखता लिखो, ना कोई तुमको बना देगा बुड़बक, कोई दूसरा आदमी कहेगा फनाइट पढ़ा रहा हूं पढ़ो। दुनिया के सारे वर्ब क्या होते हैं? फनाइट वर्ब, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़े जाने की जरूरत, जब सारा वर्ब ही फनाइट में क्या पढ़ा जाएगा जी? कोई ऐसा जो सारा चीज फनाइट है तो क्या पढ़ा जाए इस बात को? यानी कि इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता, ये कंट्रोल्ड है पूरा, क्लियर हुआ? अब पढ़ने की आवश्यकता क्या है? नॉन फनाइट, तो लेती बनाओ नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कंट्रोल में नहीं है, इसको पढ़ेंगे नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अरे एक ही बात है, फनाइट इन लगा दो तो नेगेटिव, नन लगा दो तो नेगेटिव। अरे फनाइट में इन लगा दिया इन फनाइट, फनाइट में नॉन लगा दिया नॉन फनाइट। नॉन मतलब नहीं, इन मतलब ही नहीं, समझ गया? अरे घर का नाम पप्पू, यहाँ का नाम सुहेल, तो क्या लिखा? नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। समझ गए? तो नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, नॉन फनाइट फॉर्म। तो देयर आर 3 मेंबर्स, यानी नॉन फनाइट का एक जाति हो गया पूरा, जो विद्रोही किस्म का है। तो देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कितने मेंबर हैं जी? 3 मेंबर। किसके? यानी ये वर्ब नहीं है, वर्ब के चैप्टर में शामिल है, घर से जुदा हो गया है। नहीं, बिहार में अलग फैमिली बंटवारा होता है, चाचा चाचा में होता है ना, वही देखो अंग्रेजी में भी होता है। उसका कहना था कि सिर्फ बिहार में नहीं, सब जगह अंग्रेजी में भी। तो नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो कौन सा है? इन्फिनिटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल। उसको 3 नाम से कहा जाता है, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। There are 3 members in the family of non-finite form of the verb. Infinitives, gerund और नीचे करिए, नीचे लिखिए, बड़े प्यार से पढ़िए। इस बैच को पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, इस बैच को सिखा रहा हूं। There are 3 members in the family of non-finite form of the verb. एक का नाम है infinitives, दूसरे का नाम है gerund और तीसरे का नाम है participle। ठीक है? पार्टिसिपल ऊपर करूं। अब इन्फिनिटिव का पहचान क्या है जी? यानी कि आज के बाद अगर वर्ब के साथ क्या लगा दिया जाए तो उसका नाम वर्ब होगा क्या? क्या नाम होगा? इन्फिनिटिव्स। तो जो वहां टू बाय था तो क्या वर्ब था कि इन्फिनिटिव था? यानी वर्ब नहीं था सर, इन्फिनिटिव्स था। यानी आज के बाद अगर कहीं 2+1 दिखा मिल जाए तो उसका नाम वर्ब मत बोलना। क्या बोलना? जैसे आप तुम बोलते हो आई वांट टू गो, तो आई क्या है? वांट क्या है? टू गो क्या हो गया? बन गया ऑब्जेक्ट। यानी इन्फिनिटिव वर्ब होता तो एक सेंटेंस में 2 वर्ब नहीं हो सकता ना, इसलिए टू लगा करके हम नाउन बना दिए और वही नाउन का नया नाम हो गया इन्फिनिटिव्स। ये पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल क्या हो गया? इन्फिनिटिव्स। यहां तो नहीं है, कभी आ जाओ। तो पहला नाम क्या हुआ? दूसरा नाम पहचान, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी 3 है। 3 देखो, नॉन फाइनाइट का 3 बेटा, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, फिर बेटा का बेटा, 3 बेटा। ये सब पैदा नहीं कर पाया, इसका 3 बेटा।
तो पार्टिसिपल का 3 हुआ ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। समझा? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचान क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट का, हैविंग प्लस V3, हैविंग V3। तो यहां पे लिखो, बात करता हूं आगे। ये सब टर्म बस याद रखना। इन्फिनेटिव्स, जेरेंट, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 तरह का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत बढ़िया तैयारी। अब तुमको दिमाग ये काम, सही काम किया तुम्हारा शार्प। पहला दिमाग काम किया सर, जेरेंट V1 प्लस ING और प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING। और एक मैं हेल्प कर देता हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट, वही तो V1 प्लस ING है, वो है ना? तो राम इज गोइंग टू मार्केट, तो सर वो गोइंग भी तो V4 है, यह भी V4 है। तो सर ये वाला गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंट है? तो मैं कहूंगा ना तो जेरेंट है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फिर 3 तरह का हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसमें झमेला ज्यादा है, लोचा है। एक V3 यहां है और एक V3 मिलेगा, राम है जो गोइंग टू मार्केट, गोन, वहां V3 मिलेगा। तो इसमें कोई लोचा नहीं है। जहां भी टू लगा दो इन्फिनिटिव, जहां भी हैविंग V3 लगा दो, यानी हैविंग के साथ V3 होगा। इसको पहचान लूंगा सर, इसको भी पहचान लूंगा सर, लेकिन यहां समस्या है सर, और यहां भी थोड़ा समस्या है सर। तो पढ़ाइएगा बाद में, पहले इसका सॉल्यूशन बताइए और इसको सोच के रखना। इस पर चर्चा कल किया जाएगा। इस पे हम लोगों को चलना पड़ेगा, सर्वे करने। इसमें सर्वे होगा, अब समझ में आएगा। इतना आसान काम नहीं, लड़की पूछ दिए तो इतना आसान समझते हो इसको? इसमें सर्वे करना पड़ेगा और पूरा सर्वे करके निकालना पड़ेगा कि आखिर अंतर क्या है। सही बात है ना? तो कल हम पढ़ेंगे, बाद में पहले क्या करेंगे? सर्वे करेंगे, तब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज इतना ही। क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।